अभी हम ये देख रहे हैं कि राशियानुसार ग्रहों की ये पोजीशंस हो सकती हैं। स्वग्रही हो सकता है, जैसे स्वग्रही प्लैनेट, अब यहाँ पे देखिए मंगल हमने स्वग्रही बना रखा है हमने अपने यहाँ पर, तो ये मंगल हमारा हो गया स्वग्रही हो गया, ठीक है। चंद्रमा उच्च का हो गया, और ये सूर्य हो गया हमारा ये शत्रु राशि में, सूर्य है यहाँ पर, ये सूर्य है, ठीक है, शत्रु राशि में है। अब हम मित्र राशि में देख ले एक प्लैनेट, अब जैसे ये गुरु है, ये मित्र की राशि में है, ठीक है, गुरु जो है अपने मित्र की राशि में है यहाँ पर, ये वाला, ठीक। और मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण राशि में कोई प्लैनेट पहुंच जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बुध हो, तो बुध की मूल त्रिकोण राशि यही है, लेकिन हमें इतनी दूर बुध नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनि है, तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो गया ये, ठीक है, ये शनि हो गया अपनी मूल त्रिकोण राशि में, इसी कुंडली में हम बता रहे हैं। ओके, अब सूर्य चंद्र मंगल बुध रह गया, तो बुध मान लीजिए हमारा यहीं है, सूर्य के पास ही होता है ना बुध, तो बुध हमारा ये डेबिलेटेड हो गया, यानी कि ये नीच राशि में हो गया, यहाँ पर बुध हो गया, ठीक। ये हम समझने के लिए इसको बना रहे हैं। तो अब ये देखिए, जैसे जो ग्रह स्वग्रही होगा वो अपने 80% से 100% तक रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वग्रही प्लैनेट होता है वो स्वस्थ होता है। स्वग्रही प्लैनेट को क्या कहते हैं? स्वस्थ, स्वस्थ, अपने आप में स्थित, स्वस्थ शब्द आता है, स्वस्थ, अपने आप में स्थित। स्वग्रही स्वस्थ होता है, स्वग्रही प्लैनेट स्वस्थ होता है, यानी कि अब जो प्लैनेट अपने घर में होता है वो अपने अच्छी पोजीशन, अपने घर में हर कोई कंफर्टेबल होता है ना, जैसे कि अपने घर में हम चाहे जैसे मर्जी रहें, खुश रहें, अपने घर में अपने तरीके से रहते हैं तो हम खुशी रहते हैं। तो इसलिए ये प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा? अच्छे रिजल्ट देगा, 80 से 100% रिजल्ट देने की क्षमता ये रखता है। इसी तरीके से जो उच्च का प्लैनेट है वो भी 100% रिजल्ट देने की क्षमता रखता है, 100% रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। ये क्या किया हमने, यहाँ नहीं, डिग्री नहीं लगाई जाएगी। 100% रिजल्ट दे सकता है जो प्लैनेट उच्च का है। अब इस कुंडली में ये भले 12वें घर का स्वामी है, लेकिन ये यहाँ से रिजल्ट पूरे देने की कोशिश करेगा। अब इसी तरह से मित्र ग्रह में जो प्लैनेट है उसको भी ये माना जाता है कि 70% तक रिजल्ट दे सकता है। इसी तरह से जो मूल त्रिकोण राशि का प्लैनेट है वो भी 70-75% अपने रिजल्ट दे देता है, क्योंकि ये भी अपनी इसकी खुशनुमा राशि होती है। जो 2 राशियां होती हैं एक ही प्लैनेट की, उसमें से जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसको प्लैनेट ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें प्लैनेट की पोजीशन को अच्छा माना गया है। ये लर्न करने के लिए है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि यहाँ के वो एक शनि तकलीफ में आ जाएगा, नहीं, वो भी उसका अपना घर है, वहाँ स्वस्थ होगा, लेकिन यहाँ ये स्वस्थ कहलाएगा और यहाँ पर ये कहलाएगा कि मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, तो ये और ज़्यादा बेटर पोजीशन में है, ठीक है ना। तो अब स्वस्थ में हमने लगाया कि कितने % रिजल्ट दे रहा है, 80-75, तो यहाँ पर भी 80% से ऊपर रिजल्ट दे देगा, फिर 80% से ऊपर रिजल्ट देने की क्षमता रखेगा ये। क्यों? क्योंकि ये भी इसकी पसंदीदा राशि है, स्वग्रही में भी देगा और मूल त्रिकोण में भी अच्छे रिजल्ट देगा, ठीक है। शत्रु राशि में जाके प्लैनेट खराब रिजल्ट देता है, फिर इसमें हमें मतलब आधे से भी कम ही 40% के तकरीबन रिजल्ट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुश नहीं होता प्लैनेट। नीच राशि में जाके तो और भी कम हो जाएंगे, 20% जैसे ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। वीक हो गया ना प्लैनेट, भी नीच राशि में चला गया प्लैनेट, वीक हो गया। अब अधिशत्रु की राशि में और 10%, अधिमित्र की राशि में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत 30% जैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। मित्र में कैसे मिल रहे थे? मित्र में 70% मिल रहे थे, तो यहाँ पे भी मिल जाएंगे 70% रिजल्ट, है ना। अधिशत्रु की राशि में ये 10% जैसे रिजल्ट, या बल्कि और भी कम, है ना। तो ये भी ग्रहों का जैसे हम कैसे समझें हॉरोस्कोप में कि भाई ग्रह की क्या पोजीशन है, ग्रह कैसे रिजल्ट देगा, तो इसलिए ये तरह तरह से डिवीज़न करके अलग अलग तरीके से हम लोगों को समझाया गया है कि देखिए प्लैनेट को ये भी देखिए कि स्वग्रही है कि नहीं, उच्च का है, मित्र राशि में है, कैसी राशि के अंदर गया, कैसे वातावरण में। राशि का मतलब वातावरण हो गया ना। अब जैसे तत्व की मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी हमें पता लग सकता है। अब जैसे कि अब मान लीजिए ये पानी का तत्व है, इसका वाटर है ना, वाटर एलिमेंट है वृश्चिक राशि, और मंगल जो है हमारा क्या है, मंगल हमारा अग्नि तत्व का प्लैनेट है। तो ये अग्नि तत्व का प्लैनेट जल तत्व की राशि के अंदर चला गया,
तो कैसे रिजल्ट दे पाएगा, ये सारे चीज़ों का हमको असेसमेंट करना पड़ता है। तो इसी के लिए ये सारे ग्रेडेशन बनाए गए हैं। पहला ग्रेडेशन हमने किया ना बाल किशोर आयु के अनुसार किया था, तो आयु के अनुसार वो भोगांश के आधार पे था। और ये वाला है राशियों के आधार पे कि किस तरह की राशि में प्लैनेट गया है। अपने मित्र की राशि में जाएगा तो फिर भी अच्छे रिजल्ट दे देगा, लेकिन शत्रु राशि में जाके प्लैनेट कम रिजल्ट देने की क्षमता रह जाती है उसकी। पर अब ये वाली बात है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट हमारा खराब घरों का ही स्वामी है, 2 स्थान का स्वामी है, मान लीजिए जैसे सैटर्न है यहाँ पे। अब यहाँ पे सैटर्न हमारा षष्ठेश है और सप्तमेश है, ठीक है, और फिर वो ये यहाँ पर आ गया मूल त्रिकोण में, तो ये रिजल्ट पूरे देने की क्षमता रख रहा है। तो कहाँ के रिजल्ट देगा, जिसका पोर्टफोलियो इसके पास होगा वहीं के रिजल्ट देगा ना। तो पोर्टफोलियो शनि के पास क्या है, रोग ऋण रिपु का है और पार्टनरशिप का है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो हॉरोस्कोप के हिसाब से इसका शनि का यहाँ बली होना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कष्ट यहाँ पर हमारे बढ़ाएगा, कष्ट वाले भावों का मालिक होकर के ये पावरफुल हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्लेनेट हमारे लिए शुभता देने वाला है, सपोज जैसे हमारा अब ये सूर्य है, अब वैसे तो हमारा भोगांश के आधार पे ये स्वस्थ था, युवा था, है ना, युवा देखा था ना हमने कि युवा है, ये 12 डिग्री का है तो युवा है, तो उस हिसाब से तो ये अच्छा हुआ था। लेकिन ये अपने परम शत्रु की राशि में परम शत्रु के साथ जाके बैठ गया, तो अब यहाँ पर ये थोड़ी सी कष्ट भी देगा, है ना। तो इस तरह से असेसमेंट करी जाती है। हम वो नहीं कर सकते कि मतलब कोई भी ग्रह को हम 100% सही और 100% गलत या 100% शुभ और 100% अशुभ नहीं बता सकते। यही हॉरोस्कोप को एसेस करना होता है। इसी तरह से यहाँ पर एक सिद्धांत और ले लेते हैं जो छोटा सा ही है लेकिन इसमें आ जाएगा, उसको ले लेते हैं कि जो जैसे अब हम लोगों ने ग्रहों की बात बताई कि भाई कहाँ का स्वामी होगा प्लैनेट, जहाँ का स्वामी होगा वहाँ के फल देने की वो क्षमता रखता है और उसी जगह के फल देगा, शुभाशुभ जो भी देगा, या जहाँ का कारक होता है प्लैनेट वहाँ के फल देता है। जैसे मंगल है, भूमि भवन वाहन का कारक है, तो वो उससे संबंधित रिजल्ट देगा, है ना। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि शनि जो है हमारा षष्ठेश होकर के अगर बली हो रहा है तो वो हमें रिजल्ट पूरे देना चाह रहा है, तो वो देगा तो पूरे, पर देगा क्या, रोग ऋण रिपु, है ना। तो वो काम हमारा खराब हुआ एक तरीके से। तो इसी तरह से जो अष्टमाधिपति होता है, जैसे कि एक तो मकर लगन की कुंडली में सूर्य अष्टमाधिपति होता है, इसी तरीके से अगर हमारी धनु लगन की कुंडली होती है तो चंद्रमा अष्टमाधिपति बनता है, ठीक है ना। मिथुन होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ये मिथुन आ जाएगी धनु के सामने और इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर कर्क राशि, ठीक है। तो मकर लगन की कुंडली में अष्टमाधिपति होता है सूर्य, मकर लगन की कुंडली में 8th लॉर्ड बनेगा हमारा सूर्य बनता है, ठीक है। ये सूर्य और चंद्रमा ल्यूमिनरीज कहलाते हैं ना, दीप्त हैं ये, इनमें रोशनी है। और हमारी जो धनु लगन की कुंडली होती है, धनु लगन की कुंडली में 8th लॉर्ड बनता है हमारा चंद्रमा। तो बाकी प्लैनेट्स के से अलग ये रूल है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमाधिपत्य का दोष नहीं लगता। अब इस सिद्धांत में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग कहते हैं सूर्य चंद्रमा अगर यहाँ बैठ गए तो भी कुछ नहीं, सूर्य चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता। नहीं, ये कहने का तरीके में गलती हो जाती है। केवल लॉर्डशिप का दोष नहीं लगता, यानी ये केवल इन 2 लग्नों में ही पॉसिबल है। मकर लगन में सूर्य अष्टमाधिपति है तो उसको अष्टम का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह से धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा अष्टमाधिपति है तो उसको चंद्रमा को अष्टम का स्वामी होने का, यानी कि अष्टम भाव के जो नेगेटिव फल हैं उसको हम बहुत ज़्यादा सूर्य के साथ ना जोड़ें, ये है बस। यानी कि जैसे कि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जब भी कोई अष्टम का स्वामी होता है वो जहाँ बैठ के हानि करता है, कहीं जहाँ बैठता है वहाँ हानि करता है। सपोज ये अष्टमाधिपति, मान लीजिए किसी कुंडली में, ये मकरी लगन की कुंडली की बात हो रही है, ये मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो अब कायदे में तो देखा जाए तो 8th लॉर्ड लाभ भाव में चला गया तो इसे लाभ की हानि करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये सूर्य को अष्टम का स्वामी होने का दोष नहीं लगता तो केवल इतना होगा कि यहाँ बैठकर वो लाभ की हानि नहीं करेगा। ये नहीं है कि वो अष्टम के फल नहीं देगा, अष्टम के फल तो देगा ही देगा, लेकिन जहाँ बैठेगा वहाँ की हानि नहीं करेगा, क्योंकि ये
अपने आप में एक लगन है। ये सिद्धांत इसलिए रखा गया है क्योंकि सूर्य को भी लगन माना गया है, चंद्रमा को भी लगन माना गया है, और हमारी लगन जो होती है उसको लगन माना जाता है। जो हमारी लगन होती है वो हमारे शरीर को इंडिकेट करती है, और जो हमारा चंद्रमा होता है वो हमारे मन को इंडिकेट करता है। इसी तरह से जो हमारा सूर्य होता है, जब वो लगन में आता है तो उसकी लगन बनाई जाती है, तो वो हमारे प्रोफेशन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी सारी चीज़ों को बताती है। तो ये मन को बताती है, आत्मा को बताती है। मन को बताता है चंद्रमा, सूर्य आत्मा को बताता है। तो ये तीनों लग्न है, लग्न भी लग्न है, सूर्य भी लग्न है, और चंद्र भी लग्न है। तो इस कारण से अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा किसी का यहाँ ही बैठा हुआ है, ठीक है, तो अब अगर ये 7th लॉर्ड होके यहाँ बैठा है तो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस कुंडली की बात करें, ये मकर लगन वाली को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, और हम इसमें बात कर रहे हैं धनु लगन के अनुसार, ठीक है। तो अष्टम का स्वामी होके बैठ गया ये बिठाना चाहिए, हाँ। तो अष्टम का स्वामी होके यहाँ आ गया है ना। तो अब अष्टमाधिपति वैसे यहाँ आता है तो उसके सिद्धांत अलग हैं, लेकिन ये चंद्रमा चूंकि इसमें अष्टमाधिपति होकर यहाँ पर आया है तो ये विशेष हानि नहीं करेगा। डिले तो करेगा शादी में, क्योंकि जब भी अष्टम का स्वामी सप्तम भाव में जाएगा तो मैरिज को डिले करेगा ही करेगा, लेकिन फिर भी पत्नी अच्छी दिलवा देगा ये। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा है तो अपने कारकत्व देगा, और इसको फिर अष्टमाधिपति का दोष नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इस कुंडली में, केवल इस कुंडली में, और जगह नहीं। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ हमारा कि मकर लगन की कुंडली में सूर्य बनता है अष्टम का स्वामी, धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा बनता है अष्टम का स्वामी। तो ये दोनों अष्टम के स्वामी होकर के कुंडली में जिस भी भाव को बैठेंगे उस भाव की विशेष हानि नहीं करेंगे। केवल इतना ही हमें समझना है। जो अष्टमाधिपति का दोष नहीं लगता सूर्य चंद्रमा को, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि अदरवाइज अष्टमाधिपति जहाँ बैठते हैं वहाँ की हानि करते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा अष्टम के स्वामी होकर जिस भी भाव में बैठेंगे उसकी विशेष हानि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अष्टम का स्वामी होने का दोष नहीं दिया जाता। उनको ये नहीं माना जाता कि अष्टम के स्वामी हैं इसलिए यहाँ की हानि करेंगे। बस इतना सा सिद्धांत है। तो इसमें इस सिद्धांत में कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि कई बार लोगों को ये होता है अगर जैसे चंद्रमा इसी कुंडली में मान लो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसको अष्टम का दोष नहीं लगता। नहीं लगता, वो सिद्धांत अपनी जगह पर है, पर ये अष्टम भाव में बैठकर पूरी तरह अष्टम के फल देगा, क्योंकि यहाँ बैठने पर कोई क्षमा नहीं है। यहाँ पर अगर सूर्य भी बैठ जाए साथ में, चाहे भले यहाँ पे वो आ रही हो राशि, ये आ रही हो, मान लीजिए मकर ही लगन आ गई तो राशि भी इसकी आ गई, स्वराशि के हो गए मान लीजिए दोनों प्लेट, तो भी ये कष्ट देंगे। यानी कि अष्टम भाव में पड़े हुए सूर्य चंद्रमा हमेशा आंखों को खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से बैठेंगे तो सीधे इसी आंख को देखेंगे। पहली तो बात ये इसी आंख वाला भाव है ना, और आंख के कारक भी है ये दोनों। तो अष्टम भाव में पड़े हुए चंद्रमा तकलीफ देते हैं। इन लोगों को पानी से बचना चाहिए। जिनका अष्टम में चंद्रमा हो उनको पानी के पास ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, दरिया के पास नहीं जाना चाहिए, दरिया में खेल खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जीवन जो है उसका अंत दरिया में हो सकता है, पानी में हो सकता है। जिनका चंद्रमा अष्टम में होता है उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से सूर्य अगर अष्टम में है तो आँखों को खराब करता है, खास करके ये राइट आई का जो मतलब कारक भी है एक तो राइट आई का, और ऊपर से क्रूर ग्रह होकर के ये वहाँ पे दृष्टि भी डाल रहा है, और खुद भी अष्टम में जाके बैठ गया गड्ढे में। तो ये राइट आई को ख़राब करता है, राइट आई का नंबर ख़राब कर देगा, राइट आई में कोई तकलीफ़ दे देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। इसीलिए हर कुंडली में, हम लोग पहले भी बता चुके हैं इस बात को, कि हमें हर कुंडली में ही और हर व्यक्ति को इस सूर्य और चंद्रमा को पावरफुल करना चाहिए, क्योंकि मन और आत्मा के कारक हैं, है ना। तो ये वाली बात। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, चैनल पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अक्षर ज्योतिष के साथ बने रहिए रुचिकर ढंग से ज्योतिष को पढ़ने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।